हेलो दोस्तों, मैं विराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग KVS PRT 2023 परीक्षा के संदर्भ में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। वृद्धि के बारे में पूछा गया है दोस्तों, क्या सही नहीं है। पहला ऑप्शन है अभिवृद्धि शारीरिक होती है। अगला है अभिवृद्धि या वृद्धि मात्रात्मक होती है। अगला है अभिवृद्धि मापनीय होती है। या अगला है अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों, वृद्धि के बारे में या ग्रोथ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आप सभी जानते होंगे कि जो वृद्धि होती है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। दोस्तों, वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, लेकिन अगर बात की जाए विकास जो होता है ये जीवन पर्यंत चलता है। तो वृद्धि के बारे में पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे ये सही नहीं होगा। बाकी वृद्धि शारीरिक होती है, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और वृद्धि मापनीय होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे हम लोग वृद्धि और विकास, ये इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोग समझना, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि अभिवृद्धि पहले ऑप्शन में शारीरिक होती है, जो वृद्धि होती है ये शारीरिक होती है। लेकिन जो विकास होता है यानी कि डेवलपमेंट होता है, ये शारीरिक और मानसिक दोनों होता है, ध्यान रखना दोस्तों। और दोस्तों, जो अगले ऑप्शन में दिया है वृद्धि मात्रात्मक होती है, लेकिन अगर बात की जाए विकास कैसा होता है तो विकास गुणात्मक होता है, ध्यान रखना दोस्तों आप लोग। और दोस्तों, अगले तीसरे ऑप्शन में लिखा है वृद्धि मापनीय होती है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो विकास होता है विकास को मापा नहीं जा सकता। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना। और दोस्तों, जो यहाँ पे लिखा है ये अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, तो ये अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। विकास जो होता है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। और अगर वृद्धि की बात कर ली जाए, वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो ये हो गए हमारे वृद्धि और विकास में अंतर, या कह लें ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उचित है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। अगला है विकास एकल आयामी है। और अगला है विकास पृथक होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। जो विकास होता है ये सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास का एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, अगर विकास की डिफिनीशन की बात कर ली जाए तो विकास की डिफिनीशन क्या होती है? विकास की डिफिनीशन होती है, आप लोग दोस्तों समझना, विकास एक सतत या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। या दूसरी भाषा में इसको समझेंगे, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो गर्भावस्था से लेकर और जीवन पर्यंत प्रौढ़ावस्था तक चलती है, ऐसे भी कह सकते हैं। और दोस्तों, अगर बात की जाए विकास के क्षेत्रों की, तो विकास के कई क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है जैसे शारीरिक विकास, अगला होता है मानसिक विकास, अगला होता है सामाजिक विकास, और अगला होता है शैक्षणिक विकास। ये विकास के क्षेत्र होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, ये विकास के संदर्भ में एक उचित विकल्प होगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 है, सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है?
कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। देखेंगे, पहला ऑप्शन है पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांश परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। या अगला है एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी IQ 75 के समान उच्च है। अगला है शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। और या अगला ऑप्शन है कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि कौन सा विकास में परिवेश में भूमिका का समर्थन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 जो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांश परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी, बाकी ये जो तीनों विकल्प हैं ये गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता। ध्यान देना, किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है। पहला ऑप्शन है अहम केंद्रिता, अगला है अभिरुचियां, अगला है तर्क शक्ति, या अगला है प्रेक्षण की योग्यता। तो दोस्तों किसका जो विकास होता है वो किशोरावस्था में नहीं होता है। ध्यान रखना, अवस्थाएं कितनी होती हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये मूलतः 3 अवस्थाएं बाल मनोविज्ञान में आप लोग पढ़ते होंगे, बाकी अवस्थाएं तो और होती हैं प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था तक। तो दोस्तों किसका विकास जो होता है ये किशोरावस्था में नहीं होता, ये चीज आप लोगों को बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अहम केंद्रिता। किशोरावस्था में दोस्तों अहम केंद्रिता, इसका विकास नहीं होता है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, अगर बात की जाए दोस्तों ये जो अहम केंद्रिता का गुण होता है ये किस में होता है? ये शैशवावस्था में होता है। आप लोग याद रखना, शैशवावस्था का ये गुण होता है। अहम केंद्रिता ये होता है, ये शैशवावस्था का गुण होता है। और दोस्तों किशोरावस्था का कौन कौन सा गुण होता है ये आप लोग समझ लीजिए। किशोरावस्था में तर्क क्षमता का विकास, अभिरुचियों में परिवर्तन, प्रेक्षण की योग्यताएं, इन सभी का विकास होता है। जैसे ये जो चीज ये आप लोग देख रहे हैं, अभिरुचियां और प्रेक्षण की योग्यताएं, इनका सबका विकास तो किशोरावस्था में होता है। लेकिन अहम केंद्रितता का विकास किसका नहीं होता है, पूछा गया था ना। तो जो अहम केंद्रितता होता है इसका विकास शैशवावस्था में ना होकर किसमें होता है? सॉरी दोस्तों, किशोरावस्था में ना होकर किसमें होता है? शैशवावस्था में होता है। ध्यान रखना दोस्तों आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। किशोर खाली स्थान का अनुभव कर सकते हैं। किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, या अगला है आत्मसिद्धि का भाव, या अगला है जीवन के बारे में परितप्ति, या अगला है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। दोस्तों जो किशोर होते हैं वो किसका अनुभव कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन, ये सीटेट में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों ने प्रैक्टिस से हल किए होंगे तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार ये किशोर अनुभव करते हैं। किशोरावस्था के दौरान की जो बच्चे होते हैं दोस्तों वो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार इसका अनुभव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है? मतलब क्या है कि कौन सी अवधि में जो शारीरिक वृद्धि और विकास मतलब दोनों तीव्र गति से घटित होता है? पहला ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, अगला है किशोरावस्था एवं वयस्कता, या अगला ऑप्शन है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, और अगला है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। तो दोस्तों किसमें शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटित होता है? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी इससे परिचित होंगे दोस्तों, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास दोनों ही तीव्र गति से घटित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये चीज आप लोग ध्यान रखना, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसमें जो शारीरिक वृद्धि और विकास होता है ये बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है विकास का सही संबंध परिपक्वता से है, जो
उद्दीपन का खाली स्थान से, मतलब विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे होगा, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है परिवर्तन, अगला है प्रतिक्रिया, अगला है प्रयास या अगला है परिणाम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी प्रतिक्रिया। दोस्तों आप लोग समझ लीजिए कि जो व्यक्ति का विकास होता है ये कृत्रिम रूप से होता है। व्यक्ति का जो विकास होता है ये कृत्रिम रूप से होता है। होता क्या है दोस्तों कि जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है वैसे वैसे उसमें परिपक्वता आती जाती है। आप सभी लोग इस चीज को समझते होंगे कि जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसमें परिपक्वता का गुण विकसित होता जाएगा, ये चीज होती है। और दोस्तों इसी प्रकार कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं कि जो उद्दीपक का संबंध होता है वो प्रतिक्रिया से होता है, क्योंकि क्योंकि बिना उद्दीपक के प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। बिना उद्दीपक के आप प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, ये चीज बात बिल्कुल सत्य है कि जब तक स्टिमुलस नहीं होगा तब तक कोई रिस्पांस नहीं होता है। ये आप सभी लोग पढ़ के आ रहे हैं और अच्छे से समझते भी होंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपक का किससे है? प्रतिक्रिया से है। उद्दीपक का संबंध जो प्रतिक्रिया से होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? पहला ऑप्शन है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, या अगला है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, या अगला है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या अगला है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा? आप सभी परिचित होंगे कि प्रत्येक बच्चा जो होता है वो विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। विशिष्ट से क्या तात्पर्य है कि दोस्तों की जो प्रत्येक बच्चा होता है वो भिन्न भिन्न योग्यताएं व क्षमता प्रदर्शित करता है, इसीलिए कहा गया है कि जो प्रत्येक बच्चा होता है वह विशिष्ट होता है। अतः दोस्तों करना क्या चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक टीचर को संचालित करना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों में भिन्नता होती है, सभी बच्चे विशिष्ट होते हैं, हर एक बच्चा जो होता है वो विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ध्यान देना, नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन है विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, या अगला है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, अगला है विकास जीवन पर्यंत होता है, या अगला है विकास परिवर्त है होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। दोस्तों जबकि होता क्या है, विकास सार्वभौमिक होता है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित करते हैं, नहीं वाली कोई बात नहीं होती है। बाकी यही जो होगा ऑप्शन नंबर बी में, ये विकास का कोई सिद्धांत नहीं होता है, बाकी ये जो तीनों हैं ये विकास के सिद्धांत होते हैं। दोस्तों अगर बात कर ली जाए विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं तो आप लोग एक बार उसको समझ लीजिए। पहला क्या होता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है, यही वाला पहला ऑप्शन जो आपका लिखा है। अगला ये वाला हो गया विकास जीवन पर्यंत होता है, अगला ये हो गया विकास परिवर्त होता है, विकास परिवर्त होता है। अगला हो गया दोस्तों विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, जैसा आप लोगों को अभी मैंने बताया। अगला होता है विकास का सिद्धांत, विकास एक निश्चित प्रतिमान का अनुसरण करता है। और अगला एक होता है विकास का सिद्धांत, विकास की गति तथा दशा में परिमार्जन संभव होता है। तो ये होते हैं विकास के सिद्धांत। दोस्तों आप लोग याद रखना, यहां पूछा गया था हमसे कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख रहे होंगे, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते, ये कोई विकास का सिद्धांत नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? क्वेश्चन क्या है एक बार फिर देखेंगे दोस्तों, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? पहला ऑप्शन है विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, या अगला है
विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, या अगला ऑप्शन है विकास सापेक्ष रूप से कृत्रिम होता है, या अगला ऑप्शन है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या बताना है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुत विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, विकास सापेक्ष रूप से कृत्रिम होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विकास सापेक्ष रूप से कृत्रिम होता है। दोस्तों आप लोग समझिए कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुत विकास के कृत्रिम सिद्धांत की ओर, कृत्रिम सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है। कृत्रिम विकास का एक कृत्रिम सिद्धांत होता है, इसके साथ संबंधित होती है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। दोस्तों होता क्या है, आप सभी जानते होंगे कि जो विकास की प्रक्रिया होती है ये गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत, मतलब जब आदमी की मृत्यु होती है वहां तक चलती ही रहती है। लेकिन इस विकास का एक निश्चित क्रम, इसीलिए क्या होता है कि विकास का एक निश्चित क्रम होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विकास सापेक्ष रूप से कृत्रिम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ध्यान देना, मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला है सामान्य से विशिष्ट, आप सभी जानते हैं बिल्कुल होता होगा। अगला है प्रतिवर्ती, अगला है निरंतरता, ये भी होता है। अगला है आनुक्रमिकता, ये भी होता है। दोस्तों विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं होता है? तो प्रतिवर्ती कोई विकास का सिद्धांत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। आप लोग दोस्तों याद रखना, जो प्रतिवर्ती है ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं होता है। अगर बात कर ली जाए प्रतिवर्ती शब्द का आशय क्या होता है, तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है? प्रतिवर्ती शब्द का पुनः प्रारंभ करना। इसका अर्थ क्या होता है? पुनः प्रारंभ करना, प्रारंभ करना करना, ये प्रतिवर्ती शब्द का अर्थ होता है। जबकि ये विकास का कोई सिद्धांत नहीं होता है। बाकी सामान्य से विशिष्ट, निरंतरता, अनुक्रमिकता, ये विकास के सिद्धांत होते हैं। आप लोग दोस्तों याद रखना, प्रतिवर्ती ये विकास का कोई सिद्धांत नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब क्या है कि जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं, यानी कि जब आप एक टीचर बन जाते हैं और अपने जो स्टाफ के टीचर अन्य लोग हैं उनकी तरह पोशाक धारण कर लेते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप किसका प्रदर्शन कर रहे हैं, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है समूह की पहचान का, या अगला है समूह आज्ञाकारिता का, या अगला है समूह निर्देशन अनुपालन का, या अगला है समूह की अनुरूपता का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते होंगे, समूह की अनुरूपता का। मतलब जैसा समूह में है वह उसी के अनुरूप आप अपने आप को ढाल रहे हैं। तो ये चीज हुई समूह की अनुरूपता का आप प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी आप लोग सभी जानते हैं कि आप लोग अभी यूपीपीआरटी या केवीएस का एग्जाम देकर आप लोग टीचर बनेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि होता क्या है कि वहाँ स्टाफ में कैसे लोग हैं, आप उन्हीं के अनुसार अपने आप को ढालेंगे। तो आप लोग वो क्या कर रहे हैं कि समूह में जैसी है उसी के अनुरूप अपने आप को ढाल रहे हैं। तो समूह की अनुरूपता का आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है केंद्रीय सीबीएसई द्वारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसको बोलते हैं सीबीएसई, द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि, मतलब क्या है देखेंगे फिर से कि सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उसमें अपेक्षा की जा सकती है कि, पहला ऑप्शन है वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदत प्रक्रियाओं का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार की अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। अगला है वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। या अगला ऑप्शन है वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। या अगला ऑप्शन है किसी भी प्रकार के सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे यह सब स्वीकार करें कि उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर
53 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 53 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन हैं ये गलत होंगे। ये वाला ऑप्शन सबसे सही होगा। वे सामूहिक, अभी दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों के सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे क्या अपेक्षा की जाती है? एक प्रगतिशील शिक्षा की बात कर लें या एक नॉर्मल स्कूल के, आजकल नई शिक्षा व्यवस्था यही अपनाई जा रही है कि क्या करना चाहिए कि वो सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता और सभी बच्चों को सामाजिक कौशल, और यानी कि मूलतः ये होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास यानी कि पूर्ण डेवलपमेंट हो सके। यही एक शिक्षा का उद्देश्य आजकल की शिक्षा प्रणाली में बन गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का गौड़वाहक हो सकते हैं? कौन सा सामाजिकरण का गौड़वाहक हो सकता है? ये चीज आप लोगों को बतानी है। सीटेट इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों। सीटीटी ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कौन सा सामाजिकरण का गौड़वाहक है? पहला ऑप्शन है विद्यालय और पास पड़ोस, अगला है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, अगला है परिवार और रिश्तेदार, अगला है परिवार और पास पड़ोस। दोस्तों आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए, क्या होगा? कौन सा सामाजिकरण का गौड़वाहक या द्वितीयक वाहक? गौड़वाहक की को ही दोस्तों द्वितीयक वाहक बोलते हैं। कौन होगा? तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। लेकिन दोस्तों अगर बात कर ली जाए सामाजिकरण की प्रक्रिया में मतलब सम्मिलित होने वाले मुख्य घटक क्या होते हैं, या अगर बात की जाए सामाजिकरण के प्राथमिक वाहक क्या होते हैं, तो आप लोग समझिए वो होता है परिवार। पहले नंबर पे क्या आता है? परिवार। परिवार, फिर होता है पास पड़ोस, पास पड़ोस, परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय और समुदाय, विद्यालय और समुदाय, समुदाय। ये सामाजिकरण के प्राथमिक वाहक होते हैं, या कह लें सामाजिकरण के प्रमुख घटक होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे निकटतम परिवार के सदस्य, ये सामाजिकरण का गौड़ वाहक है, न कि प्राथमिक वाहक है। इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए में, आप समझिए ऑप्शन नंबर ए में देख रहे होंगे विद्यालय और पास पड़ोस, ये भी प्राथमिक होते हैं। विद्यालय और परिवार रिश्तेदार, ये भी होता है। परिवार और पास पड़ोस, ये भी होता है। गौड़वाहक कौन होगा? विद्यालय और परिवार के निकटतम सदस्य, विद्यालय और परिवार के निकटतम सदस्य। ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा माता पिता द्वारा बच्चों की असफलता से निपटने में समर्थन देने और उनकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है? क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, देखेंगे फिर से एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा माता पिता द्वारा बच्चों की असफलता से निपटने और समर्थन देने और उनकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है? पहला ऑप्शन दिया है उनकी असफलता को भूलने के लिए, उनकी असफलता को भुलाने के लिए बच्चे को किसी अन्य गतिविधि में व्यस्त करने हेतु एक आरामदायक परिवेश का निर्माण करना। मतलब उसके माता पिता क्या करें कि उनकी असफलता को भुलाने के लिए बच्चे को किसी अन्य गतिविधि में व्यस्त करने हेतु उन्हें एक आरामदायक परिवेश का निर्माण करें, या क्या करें? सुनना, सहानुभूति रखना, फिर सीखने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना, न कि क्षमताओं पर। अगली बात है, अगला विकल्प क्या है? अपने बच्चों के लिए ऐसे परिवेश का निर्माण करें जो संभावित असफलता या निराशा से बचाएं। या अगला है बच्चों को उनकी क्षमताओं से परे धकेलना या पुश करना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 आप लोग देख रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? पैडागॉजी का सेक्शन का क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी, सुनना, सहानुभूति करना, फिर सीखने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना, न कि उनकी क्षमताओं पर। ये वाला विकल्प सबसे सटीक होगा। इसमें सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे पूछा गया था, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? सुनना, सहानुभूति करना, फिर सीखने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना, न कि उनकी क्षमताओं पर। ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी। बाकी ये तीनों विकल्प भी सही हैं, लेकिन सबसे अच्छा सटीक तरीका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में से प्राप्त होती है? मतलब क्या होता है
कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जीन पियाजे के किस जो 4 स्टेज बताई हैं, किस स्टेज में वस्तु स्थायित्व की अवधारणा प्रदर्शित होती है, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है संवेदीगामक, अगला है पूर्व परिचालन, या अगला है मूर्त परिचालन, या अगला है औपचारिक परिचालन। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसके अंतर्गत इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। 4 अवस्थाओं की इन्होंने अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की एजें बताई। जैसे पहली इन्होंने बताई थी संवेदीगामक या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसकी एज इन्होंने जीन पियाजे जी ने क्या बताई, 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष। दूसरी इन्होंने बताई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत इन्होंने बच्चों की एज कितनी बताई, 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। अगली बताई इन्होंने कंक्रीट या मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज इन्होंने कितनी बताई, 7 से 11 वर्ष। और अगली बताई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज इन्होंने क्या बताई, 11 से 15 वर्ष। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एज में वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित होता है बच्चों में, तो वो होता है संवेदीगामक, यानी कि 0 से 2 वर्ष में, पहली वाली अवस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, संवेदीगामक। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, जो वस्तु स्थायित्व बच्चों में प्रदर्शित होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वस्तु स्थायित्व किस एज में प्रदर्शित होता है जीन पियाजे के अनुसार, तो वो संवेदीगामक अवस्था यानी कि पहली वाली स्टेज 0 से 2 वर्ष में प्रदर्शित होता है। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, संज्ञानात्मक विकास या प्रतिकूलन। अगला है असंज्ञानात्मक विकास या अनुकूलन। अगला है संज्ञानात्मक विकास और अनुकूलन। और अगला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास और अनुकूलन। तो दोस्तों असंज्ञानात्मक विकास वाली बात ये गलत हो जाएगी, और संज्ञानात्मक अविकास ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। अब आप लोगों को ये समझना है कि संज्ञानात्मक विकास ऑप्शन नंबर ए और डी में से कोई सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, आत्मसातकरण और समायोजन। तो आत्मसातकरण समायोजन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रतिकूलन में न होकर अनुकूलन में होती है। आप अप्रतिकूलन वाली बात तो कही जीन पियाजे जी ने कही ही नहीं है, ये भी आप लोग समझिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है, वो संबंधित है संज्ञानात्मक विकास और अनुकूलन से संबंधित होगी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 57 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। निर्धारक तत्व नहीं है, दोस्तों आपको नहीं बताना है कि जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का कौन सा निर्धारक तत्व नहीं होगा। पहला ऑप्शन है सामाजिक संचरण, अगला है अनुभव, अगला है संतुलनीकरण, अगला है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संचरण। सामाजिक संचरण ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि यहां निगेटिव बात पूछी गई थी, कौन सा नहीं है जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व, तो ये सामाजिक संचरण नहीं होगा, बाकी ये अनुभव संतुलनीकरण ये तीनों दोनों होंगे। और दोस्तों यहीं पे आप लोग समझ लीजिए कि जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं, आप लोग दोस्तों समझिए। संवेदना, अवलोकन, स्मृति, चिंतन, निर्णय, भाषा। और दोस्तों इसमें जो संवेदना होती है ये प्रत्यक्षीकरण या अनुभव से आती है, अवलोकन ये ध्यान से आता है, स्मृति ये कल्पना से आती है, चिंतन ये तर्क से होता है, और निर्णय चिंतन से तर्क होगा, निर्णय से बुद्धि होगी, और भाषा से क्या होगा, अधिगम होगा। भाषा से क्या होगा, अधिगम होगा। यही इनके बौद्धिक विकास के तत्व होते हैं। बाकी ये सामाजिक संचरण जैसी कोई बात इन्होंने नहीं कही है, और यहाँ पे निगेटिव बात ही हमसे पूछी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन द्वारा होता है। अनुकूलन किसके द्वारा होता है जीन पियाजे के अनुसार, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है आत्मसातकरण, अगला है व्यवस्थापन, अगला है अनुभव, या अगला है आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन। तो दोस्तों अनुकूलन किसके द्वारा होता है ये चीज आप लोगों को समझनी है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन समायोजन में सहायता पहुंचाता है। जो अनुकूलन होता है ये किस में सहायता पहुंचाता है, समायोजन में सहायता पहुंचाता है। और दोस्तों होता क्या है, इसमें आत्मसातकरण और व्यवस्थापन या समंजन नामक दो
प्रक्रम जो होते हैं ये सन्निहित होते हैं। समायोजन के जो दोस्तों आप लोग फिर समझना, अनुकूलन समायोजन की में सहायक होता है और समायोजन में क्या होता है, आत्मसातकरण और व्यवस्थापन, ये दो प्रक्रम प्रक्रम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। पियाजे जो हैं मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है भाषा विकास, अगला है यौन विकास, अगला है संज्ञानात्मक विकास, अगला है सामाजिक विकास। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये बताया भी है, जो आप सभी को इसकी जानकारी होगी कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, ध्यान से देखना दोस्तों। एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। दोस्तों आगे क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपयुक्त कथन को प्रकाशित करती है। मतलब पहला है साम्य धारण, अगला है संरक्षण, अगला है बुद्धि, या अगला है समीपस्थ या निकटतम विकास का क्षेत्र, जिसको बोलते हैं ZPD, जिसको बोला जाता है ZPD और इंग्लिश में बोला जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि एक उचित सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे तक ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। तो दोस्तों ये किस कथन को प्रकाशित कर रहा है, तो ये विकास के निकटतम विकास के क्षेत्र को या विकास के समीपस्थ क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है, ZPD को। ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना। ZPD में दोस्तों आप सभी जानते हैं ZPD का मतलब क्या होता है, ये किसके द्वारा दी गई थी, पहले तो यही समझ लीजिए, वाइगोत्स्की द्वारा ये दिया गया था ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और इसके अंतर्गत इन्होंने बताया क्या कि एक ZPD से मीन्स ये होता है कि बच्चे की एक कार्यकारी क्षमता होती है, मतलब एक उसकी नॉर्मल क्षमता होती है, और अगर उसकी वयस्क सहायता करके उसको एक अन्य क्षेत्र तक पहुंचा सके, यानी कि उसको एक कार्यकारी क्षमता तक अगर उसको सहारा लगाया जा रहा है तो दोस्तों उसको एक अन्य बिंदु तक पहुंचाया जा सकता है, उसी को बोला जाता है ZPD। और वही बात पूछी है कि एक बच्ची वो स्वयं अकेले पहुंच सकती है लेकिन उसको उस बिंदु से भी आगे पहुंचाया जा सकता है। ये चीज़ किसको प्रकाशित कर रही, तो ये समीपस्थ विकास के क्षेत्र को, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को प्रकाशित कर रही है। ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। वाइगोस्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, व्यक्तिगत वाक या इसी को बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, इसी को बोला जाता है प्राइवेट स्पीच। व्यक्तिगत वार्ता की संकल्पना जो है, ये पहला ऑप्शन है स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, या अगला है प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें पौधों के निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, या अगला है प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, या अगला ऑप्शन है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों को निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ रखी है, आप सभी जानते हैं कि वाइगोस्की जी ने क्या कहा था कि जो बच्चे छोटे होते हैं और वो बड़बड़ाते रहते हैं, वो अपने मन में बड़बड़ाते रहते हैं, तो वो बड़बड़ाते नहीं है, वो उनकी एक प्रकार की भाषा होती है, और उसी भाषा को वाइगोस्की जी ने प्राइवेट स्पीच नाम दिया, और वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो इसके संदर्भ में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा प्राइवेट स्पीच के संदर्भ में, कि जो आत्मवाक होता है या प्राइवेट स्पीच होता है वो स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, अगला है छात्र, अध्यापक व उद्देश्य, या अगला है छात्र, समाज व अधिगम के अनुभव, या अगला है छात्र, परीक्षा व परिणाम। तो दोस्तों मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 बिंदु कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है क्वेश्चन नंबर 63 में। तो आप लोग दोस्तों समझना कि मूल्यांकन क्या होता है, पहले आप लोग यही समझ लीजिए। मूल्यांकन दोस्तों वह प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षक द्वारा
यह आकलन किया जाता है। क्या आकलन किया जाता है कि उनके द्वारा किया गया शिक्षण कार्य कितना सफल रहा। ये होता है मूल्यांकन। आप लोग बिल्कुल सीधी नॉर्मल भाषा में समझ लीजिए कि मूल्यांकन के अंतर्गत एक शिक्षक क्या करता है कि वह आकलन करता है कि उसके द्वारा जो शिक्षण कार्य किया गया है वह कितना सफल रहा। ये हो गया मूल्यांकन। और अगर बात की जाए मूल्यांकन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण 3 बिंदु कौन कौन से होते हैं, तो वे होते हैं उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 63 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। विद्यालय आधारित आकलन, विद्यालय आधारित आकलन ये चीज है, पूछा गया है। आगे ऑप्शन देखेंगे। परिणामों की अपेक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। अगला है क्या आकलित किया जाएगा, इस पर शिक्षार्थियों को इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। या अगला ऑप्शन है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। या अगला ऑप्शन है परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उनमें निरंतर परीक्षण होता है। तो दोस्तों विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। ये होता है विद्यालय आधारित आकलन। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। एक शिक्षक को कक्षा में कैसा कार्य करना चाहिए, ये कार्य करना चाहिए पूछा है। पहला ऑप्शन है प्रगतिशील भूमिका में कार्य करना चाहिए, या प्रभुत्ववादी भूमिका में कार्य करना चाहिए, या प्रजातांत्रिक भूमिका में कार्य करना चाहिए, या प्रभावशाली भूमिका में कार्य करना चाहिए। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। एक शिक्षक का दायित्व क्या होना चाहिए कि वह कक्षा में प्रजातांत्रिक भूमिका का निर्वाह करे, जिसमें छात्र और शिक्षक के मध्य जो है ये वार्तालाप बिल्कुल अच्छे से संभव हो सके। होता क्या है कि बच्चे क्या होते हैं कि टीचर से डरते हैं। अगर आप प्रजातांत्रिक माहौल को डेवलप करेंगे तो एक जो छात्र होगा और टीचर के मध्य ये डरने वाली जैसी कोई भावना नहीं होगी, और जो बच्चे का होगा ये सर्वांगीण विकास हो सकेगा। तो यहाँ पे एक टीचर को क्या चाहिए, कक्षा में ये प्रजातांत्रिक भूमिका में कार्य करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 65 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, खाली स्थान तंग जहाज क्लास रूम है जहां शिक्षक उच्च स्तर की संरचना बनाए रखते हैं, नियमित रूप से दिनचर्या का प्रबंध करते हैं और बहुत कम निर्देशात्मक रणनीतियों का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है शिथिल कक्षा वातावरण। अगला है व्यवस्थित रूप से प्रतिबंधात्मक शिक्षा का वातावरण। या अगला है व्यवस्थित रूप से सीखने के माहौल का सक्षम करना। या अगला है पर्याप्त कक्षा का वातावरण। तो क्वेश्चन नंबर 66 का दोस्तों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 66 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थित रूप से प्रतिबंधात्मक शिक्षा का वातावरण। ये होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है। निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है। पहला ऑप्शन है पौर्ण शिक्षा प्रणाली, या अगला है मनोविज्ञान, या अगला है समाजशास्त्र, या अगला है शिक्षा शास्त्र। दोस्तों आप सभी को जानकारी होगी कि प्रभावी शिक्षण का विज्ञान कौन होगा, वो होगा शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र। प्रभावी शिक्षा का विज्ञान क्या होता है, शिक्षा शास्त्र या शिक्षण काल। दोस्तों आप लोग इस चीज को याद रखना। दोस्तों होता क्या है कि शिक्षण कार्य की जो प्रक्रिया होती है ये विधिवत अध्ययन ही यही शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र कहलाता है। जो शिक्षा शास्त्र क्या कहलाता है, शिक्षा शास्त्र की डिफिनीशन के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि शिक्षण कार्य की प्रक्रिया विधिवत अध्ययन शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र कहलाता है, यही होता है। और जो ये शिक्षा शास्त्र का प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है, जो ये शिक्षा शास्त्र है ये प्रभावी शिक्षण का विज्ञान होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम संबंध होता है। न्यूनतम पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखना। एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम संबंध होता है। पहला ऑप्शन है रटने से, अगला है वाद विवाद से, अगला है गृहकार्य से, अगला है समस्या समाधान से। तो दोस्तों न्यूनतम वाली बात पूछी गई है,
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रटने से इसमें न्यूनतम संबंध होगा। रटने जैसी प्रक्रिया को ना ही एनसीएफ बढ़ावा देता है, ना ही दोस्तों आप लोग सभी समझते होंगे जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें भी, या पुरानी जो भी शिक्षा नीति रही है, यहाँ पे भी रटने को बिल्कुल ही महत्व नहीं दिया गया है। तो यहाँ बाकी ये वाद विवाद, समस्या समाधान और गृह कार्य जैसी गतिविधियों का आयोजन जरूर करना चाहिए। वाद विवाद जैसी गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए, रटने जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे न्यूनतम संबंध पूछा गया था एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, तो यहाँ पे रटना ये सबसे न्यूनतम होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। किसने कहा है एक परियोजना एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है? ये किसने बोला है कि एक परियोजना एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है? पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, या अगला है डॉक्टर विलियम हेड किलपैट्रिक, या अगला है बायलॉर्ड, या अगला है जॉन अल्फ्रेड स्टीवेंसन। तो दोस्तों ये एक डिफिनीशन किसकी है कि एक परियोजना एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, ये डॉक्टर विलियम हेड किलपैट्रिक ने बोला है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 69 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस गतिविधि में प्रत्यक्ष पठन शामिल नहीं है? कौन सी गतिविधि में प्रत्यक्ष पठन जो होता है ये शामिल नहीं होता? पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि, अगला है समूह चर्चा विधि, अगला है वाद विवाद विधि, या अगला है पाठन द्वारा पठन। तो दोस्तों आप सभी इसका भी आंसर जानते होंगे, आसान क्वेश्चन है। जो व्याख्यान विधि होती है ये गतिविधि में प्रत्यक्ष पठन की विधि नहीं होती है, ये चीज़ आप लोग दोस्तों ध्यान रखना। व्याख्यान विधि जो है ये प्रत्यक्ष पठन में शामिल नहीं होता है। व्याख्यान से दोस्तों मतलब क्या होता है कि किसी पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाते हैं। व्याख्यान में होता क्या है कि किसी पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाते हैं और इसमें किताब का प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें बुक जैसी कोई बात नहीं होती है, बुक नहीं लेते हैं इसमें। नॉर्मली ऐसे व्याख्यान विधि से तात्पर्य यही होता है कि नॉर्मल भाषण दे रहे हैं। तो किस गतिविधि में प्रत्यक्ष पठन शामिल नहीं होता है? तो व्याख्यान विधि एक ऐसी विधि है जिसमें प्रत्यक्ष पठन शामिल नहीं होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये था आज का हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो को अधिक से दोस्तों अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। इसी के आगे के जो बचे हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के 30 क्वेश्चन हैं उनके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।